नमस्कार। कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी यह बेहतरीन कहानी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा वाचन आपको कैसा लग रहा है यह कमेंट करके अवश्य बताएं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है स्वामिनी। शिवदास ने भंडारे की कुंजी अपनी बहू राम प्यारी के सामने फेंक कर अपनी बूढ़ी आंखों में आंसू भर कर कहा, बहू, आज से गृहस्थी की देखभाल तुम्हारे ऊपर है। मेरा सुख भगवान से नहीं देखा गया, नहीं तो क्या जवान बेटे को यूं छीन लेता। उसका काम करने वाला तो कोई चाहिए। एक हल तोड़ दूं तो गुजारा ना होगा। मेरे ही कुकर्म से भगवान का यह कोप आया है और मैं ही अपने माथे उसे लूँगा। विरजू का हल अब मैं ही संभालूँगा। अब घर की देख रेख करने वाला, धरने उठाने वाला तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। रो मत बेटा, भगवान की जो इच्छा थी वह हुआ और जो इच्छा होगी वही होगा। हमारा तुम्हारा क्या बस है। मेरे जीते जी तुम्हें कोई टेढ़ी आंख से देख भी न सकेगा। तुम किसी बात का सोच मत किया करो। बिरजू गया तो अभी मैं बैठा हूँ। राम प्यारी और राम दुलारी दो सगी बहनें थी। दोनों का विवाह मथुरा और विरजू दो सगे भाइयों से हुआ। दोनों बहनें नैहर की तरह ससुराल में भी प्रेम और आनंद से रहने लगी। शिवदास को पेंशन मिला। दिन भर द्वार पर गपशप करते, भरा पूरा परिवार देखकर प्रसन्न होते और अधिकतर धर्म चर्चा में लगे रहते थे। लेकिन देवगति से बड़ा लड़का बिरजू बीमार पड़ा और आज उसे मरे हुए 15 दिन बीत गए। आज क्रियाकर्म से फुर्सत मिली और शिवदास ने सच्चे कर्मवीर की भांति फिर जीवन संग्राम के लिए कमर कस लिया। मन में उसे चाहे कितना ही दुख हुआ हो, किसी ने रोते उसे कभी नहीं देखा। आज अपनी बहू को देखकर एक क्षण के लिए उसकी आंखें सजल हो गई, लेकिन उसने मन को संभाला और रुद्ध कंठ से उसे दिलासा देने लगा। कदाचित उसने सोचा था घर की स्वामिनी बनकर विधवा के आंसू पूछ जाएंगे। कम से कम इसे इतना कठिन परिश्रम न करना पड़ेगा। इसलिए उसने भंडारे की कुंजी बहू के सामने फेंक दी। वैधत्व का व्यथा को स्वामित्व के गर्भ में दबाने की चाह। राम प्यारी ने पुलकित कंठ से कहा, यह कैसे हो सकता है दादा कि तुम मेहनत मजदूरी करो और मैं मालकिन बनकर बैठूं। काम धंधे में लगी रहूंगी तो मन लगा रहेगा। बैठे बैठे तो रोने के सिवा और कुछ न सूझेगा। शिवदास ने समझाया, बेटा, दैवगति में तो किसी का बस नहीं। रोने धोने हलकान होने के से और क्या हाथ आएगा। घर में भी तो 20 काम है। कोई साधु संत आ जाए, कोई पहुना आ पहुँचे तो उनके सेवा सत्कार के लिए भी तो किसी को घर में रहना पड़ेगा। दूसरा दृश्य, शिवदास के बाहर चले जाने पर राम प्यारी ने कुंजी उठाई तो उसके मन में अपूर्व गौरव और उत्तरदायित्व का अनुभव हुआ। जरा देर के लिए पति वियोग का दुख उसे भूल गया। उसकी छोटी बहन और देवर दोनों काम करने गए हुए थे। शिवदास बाहर था। घर बिल्कुल खाली था। इस वक्त वह निश्चित होकर भंडारे को खोल सकती है। उसमें क्या क्या सामान है, क्या क्या विभूति है, यह देखने के लिए उसका मन ललायित हो उठा। इस घर में वह कभी न आई थी। जब कभी किसी को कुछ देना या किसी से कुछ लेना होता था, तभी शिवदास आकर इस कोठरी को खोला करता था। फिर उसे बंद कर वह ताली अपने कमर में रख लेता था। राम प्यारी कभी कभी द्वार के दरार से भीतर झांकती थी, पर अंधेरे में कुछ न दिखाई देता था। सारे घर के लिए वह कोठरी तिलिस्म या रहस्य था, जिसके विषय में भांति भांति की कल्पनाएं होती रहती थी। आज राम प्यारी को वह रहस्य खोलकर देखने का अवसर मिल गया।
उसने बाहर का द्वार बंद कर दिया कि कोई उसे भंडार खोलते न देख ले, नहीं सोचेगा बेजरूरत उसने क्यों खोला। तब आकर कांपते हाथों से ताला खोला। उसकी छाती धड़क रही थी कि कोई द्वार न खटखटाने लगे। अंदर पांव रखा तो उसे कुछ उसी प्रकार का लेकिन उससे कहीं तीव्र आनंद हुआ जो उसे अपने गहने कपड़े की पोटली खोलने से होता था। मटकों में गुड़, शक्कर, गेहूं, जौ आदि चीजें रखी हुई थी। एक किनारे बड़े बड़े बर्तन धरे थे जो शादी ब्याह के अवसर पर निकाले जाते थे या मांगे दिए जाते थे। एक आले पर मालगुजारी की रसीदें और लेन देन के पुर्जे बंधे हुए रखे थे। कोठरी में एक विभूति सी छाई थी, मानो लक्ष्मी अज्ञात रूप से विराज हो। उस विभूति की छाया में राम प्यारी आधे घंटे तक बैठी अपनी आत्मा को तृप्त करती रही। प्रति क्षण उसे हृदय पर ममत्व का नशा सा छाया जा रहा था। जब वह उस कोठरी से निकली तो उसके मन के संस्कार बदल गए थे, मानो किसी ने उस पर मंत्र डाल दिया हो। उसी समय द्वार पर किसी ने आवाज दी। उसने तुरंत भंडारे को बंद किया और जाकर सदर दरवाजा खोल दिया। देखा तो पड़ोसन झुनिया खड़ी है और 1 रुपया उधार मांग रही है। राम प्यारी ने रुखाई से कहा, अभी तो 1 पैसा भी घर में नहीं है जीजी, क्रियाकर्म में सब खर्च हो गया। झुनिया चकरा गई। चौधरी के घर में इस समय 1 रुपया भी नहीं है, यह विश्वास करने की बात न थी। जिसके यहाँ सैकड़ों का लेन देन है वह सब कुछ क्रियाकर्म में खर्च कर सकता है। अगर शिवदास ने बहाना किया होता तो उसे आश्चर्य नहीं होता। प्यारी तो अपने सरल स्वभाव के लिए गांव में मशहूर थी। अक्सर शिवदास की आंखें बचाकर पड़ोसियों को इच्छित वस्तुएं दे दिया करती। अभी कल ही उसने जानकी को सेर भर दूध दिया है, यहाँ तक कि अपने गहने तक मांगे से दे देती है। कृपन शिवदास के घर में ऐसी बहू का आना गांव वाले अपना सौभाग्य समझते हैं। झुनिया ने चकित होकर कहा, ऐसा न कहो जीजी, बड़े गाढ़े में पड़कर आई हूँ, नहीं तुम जानती हो मेरी आदत ऐसी नहीं है। बाकी का रुपया देना है। प्यादा द्वार पर खड़ा बकझक कर रहा है, रुपया दे दो तो किसी तरह यह विपत्ति टले। मैं आज के 8वें दिन आकर दे जाऊंगी। गांव में और कौन सा घर है जहां मैं मांगने जाऊं। पर प्यारी टस से मस न हुई। उसके जाते ही प्यारी सांझ के लिए रसोई पानी का इंतजाम करने लगी। पहले चावल दाल बीनना पहाड़ लगता था और रसोई में जाना तो सूली पर चढ़ने से कम न था। कुछ देर बहनों में झांव झांव होती, तब शिवदास आकर कहते, क्या आज रसोई न बनेगी? तो 2 में से एक उठती और मोटे मोटे टिक्कड़ लगाकर रख देती, मानो बैलों को खिलाना हो। आज प्यारी तन मन से रसोई के प्रबंध में लगी हुई है। अब वह घर की स्वामिनी है। तब उसने बाहर निकलकर देखा कितना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। बुढ़ऊ दिन भर मक्खी मारा करते हैं, इतना भी नहीं होता कि जरा झाड़ू ही लगा दें। अब क्या इनसे इतना भी न होगा? द्वार चिकना होना चाहिए कि देखकर आदमी का मन प्रसन्न हो जाए, यह नहीं कि उबकाई आने लगे। अब कह दूं तो तिनक उठेंगे। अच्छा, यह गाय नाद से अलग क्यों खड़ी है? उसने गाय के पास जाकर नाद में झांका, दुर्गंध आ रही थी। ठीक मालूम होता है महीनों से पानी ही नहीं बदला गया। इस तरह तो गाय रह चुकी, अपना पेट भर लिया, छुट्टी हुई, और किसी से क्या मतलब। हाँ, दूध सबको अच्छा लगता है। दादा द्वार पर बैठे चीलम पी रहे हैं, मगर इतना नहीं होता कि 4 घड़ा पानी नाद में डाल दें। मजूर रखा है, वह भी 3 कौड़ी का, खाने में 1.5 सेर, काम करते नानी मरती है। आज आता है तो पूछती हूँ नाद में पानी क्यों नहीं बदला। रहना हो रहे, जाना हो जाए, आदमी बहुत मिलेंगे। चारों ओर तो लोग मारे मारे फिर रहे हैं। आखिर उससे न रहा गया, घड़ा उठाकर पानी लाने चली। शिवदास ने पुकारा, पानी क्या होगा बहू?
इसमें पानी भरा हुआ तो है। प्यारी ने कहा, नाद में पानी सड़ गया है, गाय भूसे मुंह नहीं लगा रही, देखते नहीं हो कोस भर दूर ही खड़ी है। शिवदास मार्मिक भाव से मुस्कुराए और आकर बहू के हाथ से घड़ा ले लिया। तीसरा दृश्य, कई महीने बीत गए। प्यारी के अधिकार में आते ही उस घर में जैसे वसंत आ गया। भीतर बाहर जहां देखिए किसी निपुण प्रबंधक का हस्त कौशल, सुविचार और सुचारू के चिन्ह दिखते। प्यारी के गृह यंत्र की ऐसी चाबी कस दी थी कि सभी पुर्जे ठीक ठाक चलने लगे। भोजन पहले से अच्छा मिलता है और समय पर मिलता है। दूध ज़्यादा होता है, घी ज़्यादा होता है और काम ज़्यादा होता है। प्यारी न खुद विश्राम लेती है न दूसरों को विश्राम लेने देती है। घर में ऐसी बरकत आ गई है कि जो चीज़ मांगो घर ही में निकल आती है। आदमी से लेकर जानवर तक सभी स्वस्थ दिखाई देते हैं। अब वह पहले की सी दशा नहीं कि कोई चिथड़े लपेटे घूम रहा हो। प्रातःकाल का समय था। दुलारी ने हाथों के कड़े लाकर प्यारी के सामने पटक दिए और घुन्नाती हुई बोली, लेकर इसे भी भंडारे में बंद कर दे। प्यारी ने कड़े उठा लिए और कोमल स्वर में कहा, कह तो दिया, हाथ में रुपए आने दे, बनवा दूंगी। अभी ऐसा घिस नहीं गया है कि आज ही उतार कर फेंक दिया। दुलारी लड़ने को तैयार होकर आई थी। बोली, तेरे हाथ में काहे को कभी रुपया आएंगे और काहे को कड़े बनेंगे? जोड़ जोड़ कर रखने में मजा आ रहा है ना? प्यारी ने हंसकर कहा, जोड़ जोड़ कर रखती हूँ तो तेरे ही लिए कि मेरे कोई और बैठा हुआ है, कि मैं ही सबसे ज्यादा खा पहन लेती हूँ? मेरा अनंत कब का टूटा पड़ा है। दुलारी, तुम न खाओ न पहनो, जस तो पाती हो। यहाँ खाने पहनने के सिवा और क्या है? मैं तुम्हारा हिसाब किताब नहीं जानती। मेरे कड़े आज ही बनने भेज दो। प्यारी ने सरल विनोद के भाव से पूछा, रुपए न हो तो कहाँ से लाऊं? दुलारी ने उदंडता के साथ कहा, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं, मैं तो कड़े चाहती हूँ। इसी तरह घर के सब आदमी अपने अपने अवसर पर प्यारी को दो चार खरी खोटी सुना जाते थे और वह गरीब सबकी धौंस हंस कर सहती थी। स्वामिनी का यही धर्म है, सबकी धौंस सुन ले और करे वही जिसमें घर का कल्याण हो। स्वामित्व के कवच पर धौंस, ताने, धमकी किसी का असर न होता। उसकी स्वामिनी की कल्पना इन आघातों से और भी स्वस्थ होती थी। वह गृहस्थी की संचालिका है। सभी अपने अपने दुख उसी के सामने रोते हैं, पर जो कुछ वह कहती है वह होता भी तो वही है। इतना उसे प्रसन्न करने के लिए काफी था। गांव में प्यारी की सराहना होती थी। अभी उम्र ही क्या है, लेकिन सारे घर को संभाले हुए है। चाहती तो सगाई करके चैन से रहती। इस घर के पीछे अपने को मिटाए देती है। कभी किसी से हंसती बोलती भी नहीं। कैसा काया पलट गया है इसका। कई दिन बाद दुलारी के कड़े बनकर आ गए। प्यारी खुद सुनार के पास से जाकर उसके कड़े बनवा लाई थी। संध्या हो गई थी। दुलारी और मथुरा हाट से लौटे। प्यारी ने नए कड़े दुलारी को दिए। दुलारी निहाल हो गई। चटपट कड़े पहने और दौड़ी हुई बरौठे में जाकर मथुरा को दिखाने लगी। प्यारी बरौठे के द्वार पर छिपी खड़ी यह दृश्य देखने लगी। उसकी आंखें सजल हुआई। दुलारी उसके कुल 3 साल ही तो छोटी है, पर दोनों में कितना अंतर है। उसकी आंखें मानो उस दृश्य पर जम गई। दंपति का वह सरल आनंद, उनका प्रेमालिंगन, उनकी मुग्ध मुद्रा प्यारी की टकटकी सी बंध गई। यहाँ तक कि दीपक के धुंधले प्रकाश में वे दोनों उसकी नज़रों से गायब हो गए और अपने ही अतीत जीवन की एक लीला आंखों के सामने बार बार नए रूप में आने लगे। सहसा शिवदास ने पुकारा, बड़ी बहू, एक पैसा दो, तमाखू मंगवाऊं। प्यारी की समाधि टूट गई। आंसू पोंछती हुई भंडारे में पैसा लेने चली गई। चौथा दृश्य, एक एक करके प्यारी के गहने उसके हाथ से निकलते जाते थे। वह चाहती थी मेरा घर गांव में सबसे संपन्न समझा जाए
और इस महत्वाकांक्षा का मूल्य देना पड़ता था। कभी घर की मरम्मत के लिए और कभी किसी बैल की नई जोड़ी के खरीदने के लिए, कभी नातेदारों के व्यवहारों के लिए, कभी बीमारों के दवा दारू के लिए रुपए की जरूरत पड़ती रहती थी। और जब बहुत कतर ब्योत करने पर भी काम न चलता तो वह अपनी कोई न कोई जेवर निकाल देती, और जो चीज़ एक बार हाथ से निकल जाए फिर वह कहाँ लौटती। वह चाहती तो इनमें से कितने ही खर्चों को टाल जाती, पर जहाँ इज्जत की बात आ पड़ती थी वह दिल खोल कर खर्च करती। अगर गांव में हेठी हो गई तो क्या बात रही, लोग उसी का नाम तो धरेंगे। दुलारी के पास भी गहने थे, दो एक चीज मथुरा के पास भी थी, लेकिन प्यारी उनकी चीजें न छूती। उनके खाने पहनने के दिन है, वे इस जंजाल में क्यों फंसे। दुलारी को लड़का हुआ तो प्यारी ने धूम से जन्मोत्सव मनाने का प्रस्ताव रखा। शिवदास ने विरोध किया, क्या फायदा, जब भगवान की दया से सगाई ब्याह के दिन आएंगे तो धूमधाम कर लेंगे। प्यारी का हौसला भरा दिल भला क्यों मानता। बोली, कैसी बात कहते हो दादा, पहलौठे लड़के के लिए भी धूमधाम ना हुई तो कब होगी। मन तो नहीं मानता, फिर दुनिया क्या कहेगी। नाम बड़े दर्शन छोटे, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती दादा, अपना सारा संजाम मैं खुद ही कर लूंगी। गहनों के माथे आएगी और क्या, शिवदास ने चिंतित होकर कहा। इस तरह एक दिन धागा भी न बचेगा। कितना समझाया बेटा, भाई भौजाई किसी के नहीं होते, अपने पास दो चीजें रहेंगी तो सब मुंह जोहेंगे, नहीं कोई सीधे मुंह बात भी न करेगा। प्यारी ने ऐसा मुंह बनाया मानो वह ऐसी बूढ़ी बातें बहुत सुन चुकी है, और बोली, जो अपने हैं वे भी न पूछे तो भी अपने ही रहते हैं। मेरा धर्म मेरे साथ, उनका धर्म उनके साथ, मर जाऊंगी तो क्या छाती पर लाद के जाऊंगी। धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। बरही के दिन सारी बिरादरी का भोज हुआ, लोग खा पी कर चले गए। प्यारी दिन भर की थकी मांदी आंगन में एक टाट का टुकड़ा बिछाकर कमर सीधी करने लगी। आंखें झपक गई। मथुरा उसी वक्त घर में आया। नवजात पुत्र को देखने के लिए उसका चित्त व्याकुल हो रहा था। दुलारी सौ गृह से निकल चुकी थी। गर्भावस्था में उसकी देह क्षीण हो गई थी, मुंह भी भीतर की तरफ उतर गया था, पर आज स्वस्थता की लालिमा मुख पर छाई हुई थी। सौर के संयम और पौष्टिक भोजन ने देह को चिकना कर दिया था। मथुरा उसे आंगन में देखते ही समीप आ गया और एक बार प्यारी की ओर ताकता उसे निद्रा मग्न होने का निश्चय करके उसने शिशु को गोद में उठा लिया और उसका मुंह चूमने लगा। आहट पाकर प्यारी की आंखें खुल गई, पर उसने नींद का बहाना किया और अधखुली आंखों से यह आनंद क्रीड़ा देखने लगी। माता और पिता दोनों बारी बारी से बालक का मुंह चूमते, गले लगाते और उसके मुख को निहारते। कितना स्वर्गीय आनंद था। प्यारी की त्रिषित ललसा एक क्षण के लिए स्वामिनी को भूल गई, जैसे लगाम से के मुख वृंद से बोझ से लदा हुआ हाँकने वाले चाबुक से पीड़ित दौड़ते दौड़ते बेदम तुरंग हिनहिनाने की आवाज सुनकर कनौठी खड़ी कर लेता है। मथुरा ने कहा, यह मेरा लड़का है। दुलारी ने बालक को गोद से चिपटा कर कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम्ही ने तो 9 महीने पेट में रखा है ना, सासत तो मेरी हुई, बाप कहलाने के लिए तुम कूद पड़े। मथुरा, मेरा लड़का ना होता तो मेरी सूरत का क्यों होता, चेहरा मोहरा रंग रूप सब मेरा ही तो है। दुलारी, इससे क्या होता है, बीज बनिए के घर से आता है, खेत किसान का होता है, उपज बनिए की नहीं होती, किसान की होती है। मथुरा, बातों में तुमसे कोई न जीतेगा। मेरा लड़का बड़ा हो जाएगा तो मैं द्वार पर बैठकर मजे से हुक्का पिया करूँगा। दुलारी, मेरा लड़का पढ़े लिखेगा, कोई बड़ा अफसर बनेगा, तुम्हारी तरह दिन भर बैल के पीछे न चलेगा। मालकिन से कहना है कल एक पालना बनवा दे। मथुरा, अब बहुत सवेरे न उठा करो और छाती फाड़ कर काम भी न किया करो। दुलारी, यह महारानी जीने देगी। मथुरा, मुझे तो बेचारी पर दया आती है, उसके कौन बैठा हुआ है, हम ही लोगों के लिए तो मरती है।
भैया होते तो अब तक 2-3 बच्चों की माँ बन गई होती। प्यारी के कंठ में आंसुओं का एक वेग उठा कि उसे रोकने की सारी देह कांप उठी। अपना वंचित जीवन उसे मरुस्थल सा लगा, जिसकी सूखी रेत पर वह हरा भरा बाग लगाने की निष्फल चेष्टा कर रही है। 5वां दृश्य। कुछ दिनों के बाद शिवदास भी गत हुए। उधर दुलारी के 2 बच्चे और हुए। वह भी अधिकतर बच्चों के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। खेती का काम मजदूरों पर आ पड़ा। मथुरा मजदूर तो अच्छा था, संचालक अच्छा ना था। उसे स्वतंत्र रूप से काम लेने का कभी अवसर ही न मिला था। खुद पहले भाई की निगरानी में काम करता रहा, बाद में बाप की निगरानी में काम करने लगा। खेती का तार भी न जानता था। वही मजूर उसके यहाँ टिकते थे जो मेहनत नहीं खुशामद करने में कुशल होते थे। इसलिए प्यारी को अब दिन में 2-4 चक्कर खेत के भी लगाने पड़ते। कहने को वह अब भी मालकिन थी, पर वास्तव में घर भर की सेविका थी। मजूर भी उससे त्योरियां बदलते, जमींदार का प्यादा भी उसी पर धौंस जमाता। भोजन में भी किफायत करनी पड़ती। लड़कों को तो जितनी बार मांगे उतनी बार कुछ न कुछ चाहिए ही। दुलारी तो लड़कौरी थी, उसे भरपूर भोजन चाहिए ही। मथुरा घर का सरदार था, उसके इस अधिकार को कौन छीन सकता था। मजूर भला क्यों रियायत करने लगे। सारी कसर प्यारी पर निकलती थी। वही एक फालतू चीज थी, अगर आधा पेट खाए तो किसी को हानि न हो सकती थी। 30 वर्ष की अवस्था में उसके बाल पक गए, कमर झुक गई, आंखों की ज्योत कम हो गई, मगर वह प्रसन्न थी। स्वामित्व का गौरव उन सारे जख्मों पर मरहम का काम करता था। एक दिन मथुरा ने कहा, भाभी अब तो कहीं परदेश जाने का जी होता है। यहाँ तो कमाई में बरकत नहीं, किसी तरह पेट की रोटी चल जाती है, वह भी रोध होकर। कई आदमी पूरब से आए हैं, वे कहते हैं वहाँ 2-3 रुपए रोज की मजूरी हो जाती है। 4-5 साल भी रह गया तो माला माल हो जाऊंगा। अब आगे लड़के बड़े हुए, इनके लिए भी तो कुछ करना है। दुलारी ने समर्थन किया, हाथ में 4 पैसे होंगे तो लड़कों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हमारी तो किसी तरह कट गई, लड़कों को तो आदमी बनाना है। प्यारी यह प्रस्ताव सुनकर अवाक रह गई, उनका मुंह ताकने लगी। इसके पहले इस तरह की बातचीत कभी हुई न थी। यह धुन कैसा सवार हो गया। उसे संदेह हुआ, शायद मेरे कारण यह भावना उत्पन्न हुई हो। बोली, मैं तो जाने को न कहूँगी, आगे जैसी इच्छा हो। लड़कों को पढ़ाने लिखाने के लिए यहाँ भी मदरसा है। फिर क्या नित्य यही दिन बने रहेंगे। 2-3 साल भी खेती बन गई तो सब कुछ हो जाएगा। मथुरा, इतने दिन खेती करते हो गए, जब अब तक न बनी तो अब क्या बन जाएगी। इस तरह एक दिन चल देंगे, मन ही मन में रह जाएगी। फिर अब पौरुख भी तो पहले जैसा नहीं रहा। यह खेती कौन संभालेगा। लड़कों को मैं चक्की में जोत कर उनकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। प्यारी आंखों में आंसू लाकर बोली, भैया घर पर जब तक आधी मिले सारी के लिए न दौड़ना चाहिए। अगर मेरी ओर से कोई बात हो तो अपना घर बार अपने हाथ में कर लो, मुझे एक टुकड़ा दे देना, पड़ी रहूंगी। मथुरा आर्द्र कंठ होकर बोला, भाभी यह तुम क्या कहती हो। तुम्हारे ही संभाले यह घर अब तक चला है, नहीं रसातल में चला गया होता। इस गृहस्थी के पीछे तुमने अपने को मिट्टी में मिला दिया, अपनी देह घुला डाली। मैं अंधा नहीं हूँ, सब कुछ समझता हूँ। हम लोगों को जाने दो, भगवान ने चाहा तो घर फिर संभल जाएगा। तुम्हारे लिए हम बराबर खर्च वर्च भेजते रहेंगे। प्यारी ने कहा, जो ऐसा ही है तो तुम चले जाओ, बाल बच्चों को कहाँ कहाँ बांधे फिरोगे। दुलारी बोली, यह कैसे हो सकता है बहन। यहाँ देहात में लड़के क्या पढ़ेंगे लिखेंगे। बच्चों के बिना इनका जी भी वहाँ न लगेगा। दौड़ दौड़ कर घर आएंगे और सारी कमाई रेल ही खा जाएगी। परदेश में अकेले जितना खर्चा होगा उतने में सारा घर आराम से रह लेगा। प्यारी बोली, तो मैं ही यहाँ रहकर क्या करूँगी, मुझे भी लेते चलो।
दुलारी उसे साथ ले चलने को तैयार न थी। कुछ दिन जीवन का आनंद उठाना चाहती थी। अगर परदेश में भी यही बंधन रहा तो जाने से क्या फायदा। बोली, बहन तुम चलती तो क्या बात थी, लेकिन फिर यहाँ का कारोबार तो चौपट हो जाएगा। तुम तो कुछ न कुछ देखभाल करती ही रहोगी। प्रस्थान की तिथि के एक दिन पहले ही राम प्यारी ने रात भर जग कर हलवा पूरियां पकाई। जब से इस घर में आई कभी एक दिन के लिए भी अकेले रहने का अवसर नहीं आया था। दोनों बहनें सदा साथ ही रही। आज उस भयंकर अवसर को सामने आते देखकर प्यारी का दिल बैठा जाता था। वह देखती थी मथुरा प्रसन्न है, बाल वृंद यात्रा के आनंद में खाना पीना तक भूले हुए हैं, तो उसके जी में आता वह भी इसी भांति निर्द्वंद रहे, मोह और ममता को पैरों से कुचल डाले। किंतु वह ममता जिस को खा पी कर वह पली थी, उसे अपने सामने से हटाए जाते देखकर क्षुब्ध होने से न रुकती थी। दुलारी तो इस तरह निश्चिंत होकर बैठी थी मानो कोई मेला देखने जा रही हो। नई नई चीज़ों को देखने, नई दुनिया में विचरने की उत्सुकता ने उसे क्रिया शून्य सा कर दिया था। प्यारी के सिरे सारे प्रबंध का भार था। धोबी के घर से सब कपड़े आए हैं या नहीं, कौन कौन से बर्तन साथ जाएंगे, सफ़र खर्च के लिए कितने रुपए की ज़रूरत होगी। एक बच्चे को खांसी आ रही थी, दूसरे को कई दिन से दस्त आ रहे थे। उन दोनों की औषधियों को पीसना, कूटना आदि सैकड़ों ही काम व्यस्त किए हुए थे। लड़कोरी न होकर भी वह बच्चों का लालन पालन में दुलारी से कुशल थी। देखो, बच्चों को बहुत मारना पीटना नहीं, मारने से बच्चे जिद्दी और बेहया हो जाते हैं। बच्चों के साथ आदमी को बच्चा बन जाना पड़ता है। जो तुम चाहो कि हम आराम से पड़े रहें और बच्चे चुपचाप बैठे रहें, तो ऐसा नहीं होता। विदाई का दिन प्यारी के लिए परीक्षा का दिन था। उसके जी में आता था कहीं चली जाए जिसमें वह दृश्य देखना ना पड़े। हाँ, घड़ी भर में यह घर सूना हो जाएगा। वह दिन भर घर में अकेली पड़ी रहेगी, किससे हंसेगी बोलेगी, यह सोचकर उसका हृदय कांप जाता था। ज्यों ज्यों समय निकट आता था उसकी वृत्तियां स्थिर होती जाती थी। वह कोई काम करते करते जैसे खो जाती थी और अपलक नेत्रों से किसी वस्तु को ताकने लगती। कभी अवसर पाकर एकांत में जाकर थोड़ा सा रो आती। मन को समझा रही थी, यह लोग अपने होते तो क्या इस तरह चले जाते। यह तो मानने का नाता है, किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं। दूसरों के लिए कितना ही मरो तो भी अपने नहीं होते। पानी तेल में कितना ही मिले फिर भी अलग ही रहेगा। बच्चे नए नए कुर्ते पहने नवाब बने घूम रहे थे। प्यारी उन्हें प्यार करने के लिए गोद लेना चाहती तो रोने का सा मुंह बनाकर छुड़ाकर भाग जाते। वह क्या जानती थी कि ऐसे अवसर पर बहुधा अपने बच्चे भी निष्ठुर हो जाते हैं। 10 बजते बजते द्वार पर बैलगाड़ी आ गई। लड़के पहले ही से उस पर जा बैठे। गांव के कितने ही स्त्री पुरुष मिलने आए। प्यारी को इस समय उनका आना बुरा लग रहा था। वह दुलारी से थोड़ी देर एकांत में गले मिलकर रोना चाहती थी। मथुरा से हाथ जोड़कर कहना चाहती थी कि मेरी खोज खबर लेते रहना, तुम्हारे सिवा मेरा संसार में है ही कौन। लेकिन इस भब्बड़ में इन सब बातों का मौका ही न मिला। मथुरा और दुलारी दोनों गाड़ी में जा बैठे और प्यारी द्वार पर रोती खड़ी रह गई। वह इतनी विह्वल थी कि गांव के बाहर तक पहुंचाने की भी उसे सुधि न रही। कई दिन तक प्यारी मूर्छित सी पड़ी रही, न घर से निकली, न चूल्हा जलाया, न हाथ मुंह धोया। उसका हलवाहा जोखू बार बार आकर कहता, मालकिन उठो, मुंह हाथ धो, कुछ खाओ पियो, कब तक इस तरह पड़ी रहोगी। इस तरह की तसल्ली गांव की और स्त्रियां भी देती, पर उनकी तसल्ली में एक प्रकार का ईर्ष्या के भाव छिपे हुए जान पड़ते। जोखू के स्वर में सच्ची सहानुभूति की झलक थी। जोखू कामचोर, बातूनी और नशेबाज था। प्यारी उसे बार बार डांटती रहती थी। 2-1 बार उसे निकाल भी चुकी थी, पर मथुरा को आग्रह कर वह फिर से आ जाता था। आज भी जोखू की सहानुभूति भरी बातें सुनकर प्यारी झुंझलाती, यह काम करने क्यों नहीं जाता, यहाँ मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है।
मगर उसे झिड़क देने को जी न चाहता था। उसे उस समय सहानुभूति की भूख थी। फल कांटेदार वृक्ष से भी मिले तो क्या उन्हें छोड़ दिया जाता है? घर में तो अब विशेष काम नहीं रहा। प्यारी सारे दिन खेती बाड़ी के कामों में लगी रहती। खरबूजे बोए थे, वह खूब फले और खूब बिके। पहले सारा दूध घर में खर्च हो जाता था, अब बिकने लगा। प्यारी की मनोवृत्तियां में भी एक विचित्र परिवर्तन आ गया। वह अब साफ कपड़े पहनती, मांग चोटी भी करती और उतनी उदासीन भी न रहती। आभूषणों में भी रुचि हुई। रुपए हाथ में आते ही उसने अपने गिरवी गहने छुड़ाए और भोजन भी संयम से करने लगी। सागर पहले खेतों को सींच कर खुद खाली हो जाता था, अब निकास की नालियां बंद हो गई थी। सागर में पानी जमा होने लगा और उसमें हल्की हल्की लहरें भी थी। खिले हुए कमल भी थे। एक दिन जोखू खेत से लौटा तो अंधेरा हो गया था। प्यारी ने पूछा, अब तक वहाँ क्या करता था? जोखू ने कहा, 4 क्यारियां बची थी, मैंने सोचा 10 मोट और खींच दूं, कल का झंझट खत्म हो जाए। जोखू अब कुछ दिनों से काम में मन लगाने लगा था। जब तक मालिक उसके सिर पर सवार रहते थे वह हीले बहाने करता रहता। अब सब कुछ उसी के हाथ था। प्यारी सारे दिन खेत में थोड़ी ही रह सकती थी, इसलिए अब उसमें भी जिम्मेदारी आ गई थी। प्यारी ने लोटे का पानी रखते हुए कहा, अच्छा हाथ मुंह धो डालो, आदमी जान रख कर ही काम करता है, हाय हाय करने से कुछ नहीं होता। खेत आज न होता तो कल होता, क्या जल्दी थी? जोखू ने समझा प्यारी बिगड़ रही है। उसने तो अपनी समझ से कारगुजारी की थी और समझा था तारीफ होगी, यहाँ आलोचना हुई। चिढ़कर बोला, मालकिन दाहिने बाएं दोनों ओर चलती हो, जो बात नहीं समझती हो उसमें क्यों कूदती हो? कल के लिए जो खेत में पड़े सूख रहे हैं, आज बड़ी मुश्किल से कुआं खाली मिला है। सवेरे मैं न पहुंचता तो कोई और आकर छेक लेता, फिर अठवारे तक राह देखनी पड़ती। प्यारी उसकी सरलता पर हंसकर बोली, अरे तो मैं तुझे कुछ कह थोड़े रही हूँ पागल, मैं तो यही कहती हूँ कि जान रख कर काम किया कर, कहीं बीमार पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जोखू, कौन बीमार पड़ जाएगा? मैं 20 साल से तो कभी सिर तक न दुखा, आगे की नहीं जानता। प्यारी, मैं क्या जानूं, तुम ही तो हर 2-3 दिन में बहाना बनाए बैठे रहते थे कि सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है। जोखू झेपता हुआ बोला, वह बातें जब थी जब मालिक लोग चाहते थे कि इसे पीस डाले, अब तो जानता हूँ मेरे ही माथे है, मैं न करूँगा तो सब चौपट हो जाएगा। प्यारी, मैं क्या देखभाल नहीं करती? तुम बहुत करोगी तो 2 बेर चली जाओगी, सारे दिन तुम वहीं बैठी तो नहीं रह सकती ना। प्यारी को उसके निष्कपट व्यवहार ने मुग्ध कर दिया। बोली, तो इतनी रात गए चूल्हा जलाएगा, कोई सगाई क्यों नहीं कर लेता? जोखू ने मुंह धोते हुए कहा, तुम भी खूब कहती हो मालकिन, अपने पेट भर का तो होता नहीं, सगाई कर लूं। 1.25 सेर खाता हूँ 1 जून, पूरा 1.25 सेर, 2 जून के लिए 2 सेर चाहिए। प्यारी, अच्छा आज मैं मेरी रसोई में खा तो देखूं कितना खाते हो? जोखू ने पुलकित होकर कहा, नहीं मालकिन, तुम बनाते बनाते थक जाओगी। हाँ, आधा आधा सेर के 2 रोट बनाकर खिला दो तो खा लूं। मैं तो यही करता हूँ, बस आटा सान कर 2 लीट बना लेता हूँ और उपले पर सेक के कभी मट्ठे से कभी नमक प्याज से खा लेता हूँ। प्यारी, मैं तुम्हें आज फुलके खिलाऊंगी। जोखू, तब तो सारी रात खाते ही बीत जाएगी, बको मत, चटपट आकर बैठ जाओ। जोखू, जरा बैल को सानी पानी देकर आऊं तो बैठूं। जोखू और प्यारी में ठनी हुई थी। प्यारी ने कहा, 7वां दृश्य, जोखू और प्यारी में ठनी हुई थी। प्यारी ने कहा, मैं कहती हूँ धान रोपने की कोई ज़रूरत नहीं, झड़ी लग जाए तो खेत डूब जाए, बरखा बंद हो जाए तो खेत सूख जाए, ज्वार बाजरा सन अरहर सब तो है, धान न सही। जोखू ने अपने विशाल कंधे पर फावड़ा रखते हुए कहा, जब सबका होगा तो मेरा भी होगा, सबका डूब जाएगा तो मेरा भी डूब जाएगा, मैं क्यों किसी से पीछे रहूं? बाबा के ज़माने में 5 बीघा से कम नहीं रोपा जाता था।
बिरजू भैया ने उसमें 1-2 बीघे और बढ़ा दिए। मथुरा ने भी थोड़ा बहुत हर साल रोपा ही है, तो मैं क्यों सबसे गया बीता हूँ। मैं 5 बीघे से कम न लगाऊंगा। तब घर में 2 जवान काम करने वाले भी तो थे। अरे मैं अकेला उन दोनों के बराबर खाता हूँ तो दोनों के बराबर काम क्यों न कर सकूंगा। चल झूठा कहीं का, कहते थे 2 सेर खाता हूँ, 4 सेर खाता हूँ, आधा सेर में रह गए। एक दिन तौलो तब मालूम हो। तौला है, बड़े खाने वाले हैं। मैं कह देते हूँ धान न रोपो, मजूर मिलेंगे नहीं, अकेले हलकान होना पड़ेगा। तुम्हारी बला से मैं ही हलकान होऊंगा, यह देह किस दिन काम आएगी। प्यारी ने उसके कंधे पर से फावड़ा ले लिया और बोली, तुम पहर रात से पहर रात तक खेत में रहोगे तो अकेले मेरा जी उबेगा। जोखू को उबने का अनुभव न था। कोई काम न हो तो आदमी पढ़कर सो रहे, जी क्यों उबेगा। बोला, जी उबे तो सो रहना, मैं घर रहूंगा तब तो और जी उबेगा। मैं खाली बैठता हूँ तो बार बार खाने की सूझती है। बातों में देर हो रही थी और बादल घिरे आते थे। प्यारी ने कहा, अच्छा कल से जाना, आज बैठो। जोखू ने मानो बंधन में पड़कर कहा, अच्छा बैठ गया, कहो क्या कहती हो। प्यारी ने विनोद करते हुए पूछा, कहना क्या है, मैं तुमसे पूछती हूँ, अपनी सगाई क्यों नहीं कर लेते। अकेले मरती हूँ तब 1 से 2 हो जाऊंगी। जोखू शर्माता हुआ बोला, तुमने फिर वही बेबात की बात छेड़ दी मालकिन। किससे सगाई कर लूं, यहाँ ऐसी मेहरिया लेकर क्या करूँगा जो गहनों के लिए मेरी जान खाती रहेगी। प्यारी, यह तो तुमने बड़ी कड़ी शर्त लगाई, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी जो गहने भी ना चाहे। जोखू, मैं यह थोड़े ही कहता हूँ कि वह गहने न चाहे, हाँ मेरी जान न खाए। तुमने तो कभी गहनों के लिए हठ नहीं किया, बल्कि अपने सारे गहने दूसरों के ऊपर लगा दिए। प्यारी के कपोलों पर हल्का सा रंग आ गया। बोली, अच्छा और क्या चाहते हो। जोखू, मैं कहने लगूंगा तो बिगड़ जाओगी। प्यारी की आंखों में लज्जा की एक रेखा नजर आई। बोली, बिगड़ने की बात कहोगे तो जरूर बिगड़ूंगी। जोखू, तो मैं न कहूँगा। प्यारी ने उसे पीछे की ओर ठेलते हुए कहा, कहोगे कैसे नहीं, मैं कहला कर छोड़ूंगी। जोखू, मैं चाहता हूँ कि वह तुम्हारी तरह हो, ऐसी ही गंभीर, ऐसी बातचीत में चतुर हो, ऐसी ही अच्छा पकाती हो, ऐसी ही किफ़ायती हो, ऐसी ही हंसमुख हो। बस ऐसी औरत मिलेगी तो करूँगा, नहीं इसी तरह पड़ा रहूँगा। प्यारी का मुख लज्जा से आरक्त हो गया। उसने पीछे हटकर कहा, तुम बड़े नटखट हो। हंसी हंसी में ही सब कुछ कह गए। समाप्त। मेरा वाचन और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।